to the another video of our GST, that is our customs. ठीक है, ब्रांड न्यू चैप्टर कस्टम एक्ट. तो ये जो चैप्टर है ना, आई जस्ट लव दिस चैप्टर बिकॉज ये इतना ईजी लगता है ना मुझे पर्सनली, लाइक इट्स माई ओपिनियन. ये बहुत ईजी लगता है बिकॉज इसमें ना ज़्यादा चीज़ें हमें वो से याद रखने वाली चीज़ें नहीं है. ठीक है, तो सिर्फ हमारा जो है परसेंटेज वगैरह होती है, रेट जो होती है वो रेट हमें लगानी होती है, एंड कुछ थोड़े से प्रोविजन जो हमें याद रखने होती है. ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है. तो इसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें ना, 3 to 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को, तो पहला तो हमें ये देखना है कि जो है हमारा कस्टम्स का जो वैल्यूएशन है ना वो, ठीक है ना, वैल्यूएशन है फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का, एंड मोस्टली हमारा इम्पोर्ट का आता है, एक्सपोर्ट का आता नहीं है बिकॉज एक्सपोर्ट में जो है हमारा CIF लगता है, सॉरी FOB लगता है, एंड FOB में जो है ज़्यादा टाइम लगता नहीं है निकालने में. ठीक है ना, और इम्पोर्ट में जो है हमारा CIF का जो है वैल्यू लगता है. तो CIF निकालने के लिए हमें FOB के अंदर जो है ऐड करना पड़ता है हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ फ्लाइट. ठीक है ना, जो भी फ्लाइट बोलो, ट्रांसपोर्ट बोलो, कुछ भी. ठीक है, हाँ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है ना, फिर फ्लाइट. तो उसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास CIF आता है. इसका वन शॉट जरूर देख लेना एक बार आप पहले, ताकि आपको सारे के सारे आंसर्स आसानी से जल्दी सॉल्व होते रहे. ठीक है, एंड जो है ये लाइक निकालना होता है, ऐसे FOB ऐसे निकालते हैं. फिर जो भी आता है वो हमें एसेसिबल वैल्यू बोलते हैं. जैसे हम लाइक हमारा CIF आता है. CIF के अंदर फिर हम जो है BCD का जो है BCD यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, परसेंटेज 10%. फिर इसके अंदर हमें जो है SWS लगाना है. एक्चुअली ये हमें को ना थोड़ा ढंग से बताना चाहिए ताकि जो है एक बार ओवरव्यू मिल जाए कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, वेट, पहले मेरे को ये दिखाने दो कि इसको जो हम 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे. पहला आता है हमारा वैल्यूएशन का, सेकंड आता है हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं, वो बैगेज वाला. ठीक है ना, बैगेज रूल्स आते हैं. फिर थर्ड हमारा बोल सकते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक. ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी मिसलेनियस चीज़ें वो सारी आती है. ठीक है, तो अगर ये 3 में डिवाइड करें तो ये, तो इसमें जो 3 पार्ट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा वैल्यूएशन. ठीक है, वैल्यूएशन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो हमें ध्यान रखना है. उसके अंदर हमें क्या फॉर्मेट ध्यान रखना है मैंने अभी बताया है. पहले तो FOB निकालनी है. FOB के अंदर जो है और भी FOB मतलब एडजस्टेड FOB दिया हुआ होता है, बट हमें क्या होता है काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड करनी पड़ती है. ठीक है, लाइक डिजाइनिंग का कुछ हो गया, इंजीनियरिंग का कुछ भी एक्सपेंसेस वगैरह हो गया, वो सारे ऐड करनी पड़ती है. उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, वो हमें याद रखनी है. ठीक है, देन कुछ चीज़ें होती है जिसको हम ऐड नहीं भी करते, एक्सक्लूड करना है. ठीक है, एक्सक्लूड नहीं बोलते उसको, एग्जाम बोल सकते हैं. ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग बोल चलेगा. ठीक है, जैसे FOB आता है उसके अंदर हम ऐड करते हैं COI. ठीक है ना, इंश्योरेंस का, COT ट्रांसपोर्ट का, फिर फ्लाइट बोल सकते हैं इसको. ठीक है, एंड देन COI मतलब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, देन हमारा CIF आता है. CIF पे हम फिर लगाते हैं हमारा BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी. ठीक है, उसका जो परसेंटेज होता है वो हम लगाते हैं. ठीक है ना, फिर हमें लगाना है यहाँ पे SWS सोशल वेलफेयर सर्विसेज. ठीक है ना, वो भी हमारा 10% होता है. 10% किसका, इसमें ना जो ध्यान रखने वाली चीज़ें है ना वो है हमारा ये कि ये जो 10% है ना SWS, वो किस पे लगता है, इसका BCD का 10% लगता है. ठीक है ना, फिर हमारा जो भी आंसर यहाँ पे आता है उसके जो भी आता है उसके ऊपर फिर हम लगाना IGST लगता है. फिर हमें अगर कोई दूसरी चीज़ें दी हुई होती है, कभी कभी कंपनसेशन सेस दिया हुआ होता है. ठीक है, कंपनसेशन सेस वो ऐड करना पड़ता है, मतलब उसका परसेंटेज दिया होता है. कभी कभी हमें दिया हुआ होता है एंटी ड्रॉबैक दिया हुआ होता है. इसके क्वेश्चन आगे होंगे देखना. एंटी डंपिंग ड्यूटी दी हुई होती है. और हमें क्वेश्चन में जो है मोस्टली कभी कभी ये पूछता है कि हमें टोटल जो है कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी है. ठीक है, टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी है वो पूछा हुआ होता है एग्जाम में. ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करना पड़ता है कि हमारा जो भी ये BCD है वो, SWS है वो, एंटी कंपल्शन के साथ या फिर एंटी डंपिंग जो भी मतलब जो भी अदर दिया हुआ था ना वो, और IGST, इन सबको ऐड करना होता है. मतलब हमें पूरा जो कॉस्ट ऑफ जो भी मटेरियल वगैरह है वो जो भी हम निकालते हैं ना उसको नहीं देना होता है. उसके अंदर हमें सिर्फ क्या देना है, जो भी ड्यूटी लगी है ना वो वाली ड्यूटी हमें देनी होती है, मतलब बतानी होती है टोटल कस्टम ड्यूटी में. ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी 4 मिनट्स हो चुका है. सो जितने भी मॉडल क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, अदर चैप्टर जो है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, एक बार आप जरूर देख लेना प्ले लिस्ट में जाके. ठीक है, इफ़ यू लाइक इट देन लाइक वीडियो कर देना. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सर ये इंटरप्रिटेशन है. क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का है, केस लॉ दिया हुआ है एंड ये इलस्ट्रेशन. ठीक है, यह क्या बोल रहा है, आंसर विद रेफरेंस कस्टम ड्यूटी विद रूल्स मेड देयर अंडर व्हाट शेल बी the value if the price rise of the imported good in the international market between the date of contact and between date of importation, but the importer pays the contract price. तो देखो, अगर तुम्हारा प्राइस जो है बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, कॉन्टैक्ट डेट और एक्चुअल इम्पोर्टेशन डेट के बीच में,
तो उस केस में हम कौन सी प्राइस हम जो है पे करनी होती है, इंपोर्टर कौन सी प्राइस पे करेगा, ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट वाली करेगा। ठीक है, मान लो मैंने अगर जो है आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तब हमारा प्राइस था मान लो 10 रुपीज़ किसी चीज़ का, ठीक है सपोज। और जब मैंने इंपोर्ट किया ना, इंपोर्ट करने में टाइम लगता है राइट, तो इंपोर्ट किया ना, तो इंपोर्ट करे तब वो 12% हो गया, 12 रुपीज़ हो गया, तो मैं कौन सी प्राइस पे करूँगा, ऑब्वियसली बात है 10 रुपीज़ दूंगी। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि whether payment for post importation process is includable in the value if the same is related to imported goods and condition of the sale the imported goods। तो क्या हमारा जो इम्पोर्टेशन के बाद में अगर कुछ भी जो प्रोसेस होता है उसका कुछ भी पेमेंट होता है, तो क्या हम उसको इम्पोर्ट के जो कॉस्ट होती है लाइक होती है ना इम्पोर्ट गुड्स का फेयर, उसके अंदर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, वैल्यू में इंक्लूड करेंगे या नहीं, तो ऑब्वियस बात है वो करेंगे। अगर ये ध्यान रखना है, अगर वो सेम रिलेटेड है हमारा इम्पोर्टेड गुड्स से एंड इस कंडीशन ऑफ द सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइक कंडीशन है वहाँ पे, तो उस केस में वो क्या होगा, इंक्लूडेबल होगा पोस्ट इम्पोर्टेशन प्रोसेस वाला जो पेमेंट होता है वो। तो ये चीज़ें हमें लिखनी है, अगर वो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो जो है मानी जाएगी। ये बस थ्योरी का क्वेश्चन था, कुछ भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल नहीं था, ठीक है ना। ये क्या है, क्वेश्चन है क्या ये या एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे वो दिया हुआ है कि जो हमें कितना परसेंट रेट लेना है, एक्चुअल फ्राइट सकते में है या नहीं है, ईयर के दौरान अगर रहे तो हम जो एक्चुअल फ्राइट लेंगे या फिर जो है 20% ऑफ FOB लेंगे, जो भी लेस होगा वो। तो हमें ना देखो मैं आपको अगर सिंपल बताऊँ ना, जैसे मेरे को समझ में आया है, जैसे जो ईजीस्ट वे है, तो हमें ना सिर्फ ये एयर वाला याद रखना की जरूरत है। बाकी तो हमें अगर एक्चुअल दिया हुआ है तो हम एक्चुअली लेंगे राइट, हम क्यों 20% का निकालें, अगर एक्चुअल हमें दिया हुआ ही नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल दिया हुआ ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे 20% ले लेंगे FOB का। दोनों ही केस में यही है। और वही चीज़ हमारे इसमें भी लगता है, किसमें कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी लगता है। अगर एक्चुअल दिया हुआ है तो हम एक्चुअल ले लेंगे, अगर एक्चुअल नहीं दिया हुआ है तो उसकी हम 1.125 दे देंगे। बट हमें जो याद रखना है वो है ये, बाई एयर अगर हम कर रहे हैं COF के अंदर, तो उसके अंदर जो है हमें क्या करना है, एक्चुअल दिया हुआ है वो और FOB का 20%, दोनों में से जो लेस होगा वो, भले ही हमें एक्चुअल दिया हुआ है बट याद रखना ज़रूरी है कि जो है हमारा 20% अगर लेस है ना अगर एक्चुअल से, तो हम वो लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक है, देखो ये क्या दिया हुआ है कि सर्टेनेबल वैल्यू ये है, इसका 10% निकाला, ये हमारा 100 रुपीज़ आ गया। सेव का ड्यूटी हमारा दिया हुआ है 300 का, ये हमारा दिया हुआ है ये 10 INR। BCD का 10%, BCD किसका लेते हैं 10% ऑफ AV का, ठीक है ना। सेव का ड्यूटी किसका लेते हैं, इसी का लेते हैं AV का, बट SWS किसका लेते हैं, BCD का लेते हैं। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी 200 का दिया हुआ है, IGST यहाँ पे लगाना है। फिर जो है ये हमारा क्या फॉर्मेट दिया है, कैसे जो है देखो टेम्पलेट लिखा हुआ है ना, टेम्पलेट दिया हुआ कैसे लिखना है करना है, जो मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। जब भी रेट दी हुई तो रेट लगानी है, IGST और GSS लाइक कंपोजिशन सेल्स किसका, इसका टोटल का, ये ध्यान रखना टोटल का लगता है दोनों भी। ओके तो लेट्स स्टार्ट यार। तो क्या, तो जो है हमारा जो है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉस्ट जो है मशीन का वो कितना है 17,500। ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस क्या है हमारा फॉर सेड फैक्ट्री अंटिल द सी पोर्ट फॉर ऑनवर्ड शिपमेंट, ये दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट। हैंडलिंग चार्जेस दिया है एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, अगर देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं, अगर वो एट द पोर्ट है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर वो इंडिया पोर्ट के आने के बाद अगर कोई चीज़ एक्सपेंस हो रही है तो वो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे मतलब माइनस हो जाएगा, मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बोला एट द पोर्ट है, ये पेड बाई इम्पोर्टर पे कर रहा है ऑब्वियसली ले लेंगे। बाइंग कमीशन है, बाइंग कमीशन नहीं आता है। हैंडलिंग चार्जेस ले लेंगे। मतलब मैंने आपको बोला था देखो स्टार्टिंग में कि जो है कुछ चीज़ें ऐड होती है हमारे FOB में, कुछ चीज़ें ऐड नहीं होती है। ठीक है, तो जो ऐड नहीं होती है ना उसके लिस्ट में लिखा हुआ है कि हमारा जो है बाइंग कमीशन जो है वो ऐड नहीं करनी है। आपको वो लिस्ट जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। एक बार तो मेरे पास PDF है, आई विल शेयर इट। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना, आई विल शेयर इट। ठीक है, तो जो है बाइंग कमीशन है जो वो ऐड नहीं होगा और फ्राइट का हम बाद में ऐड करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस अंटिल द सी पोर्ट फॉर ऑनवर्ड शिपमेंट। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो देखो हमें अब कौन कौन सी चीज़ें FOB में ऐड करनी है, मतलब एडजस्ट FOB निकालने के लिए, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा और फ्राइट चार्जेस जो है हमें FOB के बाद में निकालना है ताकि CIF निकाल सके।
और यहाँ पे देख लो, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो है हमें यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है इम्पोर्ट, हाँ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये इम्पोर्ट की बात ही कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो है ओके, तो यहाँ पे जो है हमें 17,500 का ये लिखना है, फिर इसके अंदर ये ऐड करना है ये वाला, एंड एफ ओ बी ऐड करेंगे, हमें एफ ओ बी वैल्यू आएगी, इसके अंदर हमें 1.125 का निकालना है। फ्लाइट अंटिल द इंडियन पोर्ट नहीं, हमें लेना है ये, सॉरी इंश्योरेंस का आ गया, इंश्योरेंस दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, इसीलिए जो हमने 1.125 लिया है, वरना हमें जो दिया होता है वो लेते हैं, ठीक है। फिर फ्लाइट चार्जेस हमारा 2,500, ठीक है, बिकॉज ये कौन सा है, ये हम ले रहे हैं उससे थ्रू, सी पोर्ट के थ्रू ले रहे हैं हम, अगर शिपमेंट के थ्रू, ठीक है, शिप के थ्रू ले रहे हैं। अगर जो है हम ये एयर से लेते हैं ना, तो याद रखना एयर से ले रहे हैं तो पहले हम 20% निकालेंगे, ठीक है ना, इस एफ ओ बी का, ये जो आता है ना इस एफ ओ बी का 20% निकालते हैं, और फिर जो है जो लोअर होता है वो लेते हैं। यहाँ पे फिर बाइंग कमीशन पेड बाई इम्पोर्टर, ये बाद यहाँ पे नील दिया हुआ है, ठीक है। फिर सी आई एफ वैल्यू आ गई हमारी ये, इसको हम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, हमारा जो ये दिया हुआ है ना एक्सचेंज रेट 63.84 INR, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा INR में निकल गया आंसर। एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं जिसको हम, फिर एसेसेबल वैल्यू के ऊपर लगता है हमारा जो भी ड्यूटी वगैरह होती है वो। तो यहाँ पे हमें नोट्स में लिखना है, ऑल द कॉस्ट अप टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट शेल बी इंक्लूडेड इन द एफ ओ बी, ठीक है। एंड जो भी ये इंश्योरेंस हमने दिया है वो शेल बी है एज इफ इट इज़ नॉट असर्टेनेबल, हमने क्या चीज़ क्यों लिए, क्यों इंक्लूड नहीं किया है, वो सब हमें यहाँ पर लिखना है नीचे। ओके, ये है हमारा 25,000 टन ऑफ गुड्स लिया है, मटेरियल, गुड्स एंड मटेरियल, वैल्यू वाइड 50 पर टन, एक्सचेंज दिया है, नोटिफिकेशन ये चार्जेबल जो है एट 10% कस्टम ड्यूटी दिया हुआ है, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी दी हुई है, लेविड डिफरेंशियल ऑफ द अमाउंट, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एंड तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो माइनस करेंगे वैसा आएगा, राइट। हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी से दिया हुआ है हमारा 1 करोड़ का, ठीक है। तो हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी का बारे में पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो देखो सी आई वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 25,000 का, 50 रुपीज़ से 50 मल्टीप्लाई करेंगे US डॉलर में, ये आ गया, और हमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें INR में निकल के आंसर आ गया 79,80,000, ठीक है। ओके, सो अब जो है क्या करना है, 50 पर टन US डॉलर, 2,500 टन ऑर्डर किया, इसको से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 63.84 से। मैं बताती हूँ, देखो 1,25,000 है, इसको अगर मैं 63.84 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 63.84, लेट मी शो यू, सी 1,25,000 को मल्टीप्लाई करती हूँ 63.84 से, तो आ गया हमारा 79,80,000, यही हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 79,80,000, राइट। हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। फिर हमारा जो है अब 10% ये निकालना है, इसका सोशल वेलफेयर सेस लगेगा। ध्यान रखना हमेशा एग्जाम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा कि हमें ये लगाना है, हमने अपने खुद से कभी कभी दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है, तो भूलना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। इसको लगाना है 10% किसका, इसका हम ऐड करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा लैंडेड वैल्यू। अब लैंडेड वैल्यू से क्या करना है, हमको माइनस करना है जो हमारा ये दिया हुआ है ना लैंडेड वैल्यू, क्या बोला यहाँ पे देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी सेज इज 1 करोड़, तो 1 करोड़ को जब हम माइनस करेंगे इससे लैंडेड वैल्यू से, तो हमारे पास आ गया एंटी डंपिंग ड्यूटी, बिकॉज बाद में हम ऐड करते हैं ना उसको, इसीलिए। अब यहाँ पे वही लिखना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज लेवी टू प्रमोट local industry and to curb imports to ensure that India is not used as the dumping ground, otherwise have serious repercussions on the economic growth of the nation. Anti-dumping duty is continued even if GST under the GST regime. मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखो चाइना से में ना बहुत सारा जो है सामान मैन्युफैक्चर होता है एक साथ में, ठीक है ना, तो इसलिए उनका कॉस्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने जितने भी लाइक खूब सारा ढेर में जो है लाइक बल्क में जो है सामान जो है इंडिया में जो है लाइक एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि सब इम्पोर्ट हो
रहा है, अगर हमारा तो इससे हमारा जो जीडीपी है ना वो तो लेस होगा, राइट। तो जो है अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो हमें एक और नुकसान ये भी है कि हमारा जो भी फॉरेन करेंसी है ना वो मतलब आउटसाइड इंडिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए ना उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो है इस चीज़ को रोका जा सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंपोर्ट करता है पान मसाला इनटू इंडिया, इसका सीआईएफ वैल्यू दी हुई है, रेट दिया हुआ है, टैक्स पान मसाला एचएसएन कोड ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कस्टम ड्यूटी कितनी है 37.5%, ये हमारे ड्यूटीज़ दिए हुए, रेट्स दिया हुआ है। इंपोर्ट ड्यूटी की जो है टूल क्या है वो हमें करना है। तो यहाँ पे हम पहले से हमें क्या दिया हुआ है, सीआईएफ दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड है, वो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ फ्लाइट था, वो सब कुछ। तो हम एक्सेसिबल वैल्यू जो है यही होगा। देन इसके ऊपर हम 37.5 लगाएंगे, इसके ऊपर हम 10% ये लगाएंगे, ठीक है ना। मैं क्या करती हूँ पता है, ये जितना भी लाइक ऐसे तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरी, बट अगर हम फटाफट अगर हमें कैलकुलेटर में अगर करना है ना, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा, ये जो भी हमारी एक्सेसिबल वैल्यू होती है ना उसी के अंदर मैं क्या करती हूँ प्लस कर देती हूँ 11%। 11% कैसा है पता है, 10% हमारा, सॉरी 11% नहीं, मतलब अगर हमारा कस्टम ड्यूटी अगर 10% दिया होता है तब मैं 11% लेती हूँ, अदरवाइज़ ये लेती हूँ। वरना जो है 37 पॉइंट अभी यहाँ 5 दिया है तो इसके 1% ऐड करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा जो भी होगा, 10% ऐड करेंगे तो। चलो जाने दो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊँगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा अगर मैं क्या बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं BCD और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये लगा दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे इन तीनों को, 500 को, 188 को और 18.8 को, तो हमारे पास ये आ गया। इसके ऊपर हम IGST लगाएंगे, फिर हम इसके ऊपर 60% का ये भी लगाएंगे, कॉम्पनसेशन सेज, ठीक है। तो हम अगर इन सारे को ऐड करेंगे ना इंपोर्ट ड्यूटीज़ को, मैंने बोला था देखो कि हमें जो है इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करने का बोलते हैं, तब हमें जो है सिर्फ ये इन चीज़ों को ही लेना है। तो इन चारों को ऐड करेंगे, हमारे पास ये आ गया कितना इंपोर्ट ड्यूटी हमें हुआ, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी का बोलता। इसको हम और इसको जब हम 500 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो ये दिया हुआ है हमारा केमिकल इंपोर्ट क्या है, मशीन फ्रॉम US से इंपोर्ट किया है। प्राइस जो है मशीन कितना है 12,500। इसने शिप किया है 1 February को, एंड प्राइस का रिडक्शन हो चुका है 5 रिलेशनशिप। प्राइस रिडक्शन वॉज एग्रीड वाइड ईमेल पे एग्री हो चुका था फैक्स के थ्रू, एंड फैक्स ऑन 15 February को एग्री हो गया था, ठीक है। अराइव हुआ है इंडिया में 1 March को। तो जो है क्लेम कर रहा है कि ड्यूटी पेएबल जो है ना, ड्यूटी पेएबल जो है द बेसिस कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस प्री शिपमेंट। एडवाइस करो इसको कंसल्टेंट को। तो हमने पहले देखा था कि हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है तो हम उसी प्राइस का हम लेते हैं, राइट, उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो ऐसा बोल रहा है कि जो है मैं जो है कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस जो है ना, तो हमने जो है देखा था कि जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले हो रहा है और उस टाइम का जो प्राइस होता है हम उसको लेते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों भी एग्री हो चुके थे कि भी जो है एग्रीड, जब बोथ द पार्टीज जो एग्री हो चुके थे अगर प्राइस रिडक्ट हो रहा है, लेकिन रिड्यूस हो रहा है तो हम वो प्राइस करेंगे। तो अगर लाइक वो दोनों क्या जो एग्री हो चुके हैं म्यूचुअली रिवाइज जो है, तो इस केस में हम जो है वही लेंगे, रिवाइज प्राइस को ही लेंगे। अगर वो नहीं होता तो हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये एक केस है गुजरात हैवी केमिकल्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अहमदाबाद 2004, इसमें जो है ये डिसाइड हुआ था, ठीक है। अब ये क्या है नेक्स्ट FOB दिया हुआ है 18,000 का, एंड ये फ्राइट चार्जेस दिया हुआ है, एक्चुअल ये है फ्राइट चार्जेस। डिज़ाइन और डेवलपमेंट का दिया हुआ है, ये हमारे FOB में ऐड हो जाएगा। सेलिंग कमीशन पेड टू लोकल एजेंट, ठीक है, ये भी ऐड हो जाएगा हमारा। लोकेशन एजेंट को जो कमीशन दिया है वो इसके अंदर। बिल ऑफ एंट्री, ये यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, समटाइम्स ना हमको BCD देता है 2 रेट, BCD का 2 रेट देता है, ठीक है ना, 2 रेट्स दिया हुआ होता है। आई थिंक आई हैव टू मेक 2 वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज ऑलरेडी 18 मिनट्स हो चुके हैं। आई विल मेक वीडियो अप टू लाइक 30 मिनट्स का, एंड देन मेक अ पार्ट 2। लेट्स सी कितने क्वेश्चन बचते हैं। तो देखो अगर 2 रेट्स दी हुई होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है हमारा जो है बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड अगर जो है उस केस में है तो एंट्री इनवर्ड अगर हमारा जो है व्हीकल के केस में है तो, और एंट्री ऑफ नहीं बिल ऑफ शिपिंग नहीं वेट बिल ऑफ अराइवल होता है, ठीक है। तो बिल ऑफ अराइवल के केस में जो है अगर एयर से कर रहे हैं तो बिल ऑफ अराइवल, अगर व्हीकल से कर रहे हैं, ठीक है ना, वेजल से कर रहे हैं तो जो है बिल ऑफ
एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर रेट होती है ना, अर्लियर नहीं, लेटर जो भी लेटर होते हैं, यहाँ पे 24th लेटर है, राइट। तो उस लेटर डेट का जो रेट होती है ना, उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे लेटर क्या है, 24 अक्टूबर, और उसका रेट क्या 20%, तो हम इस डेट को लेंगे, ठीक है ना। और जब भी हमें CBSE, यहाँ पे CBSE का दिया हुआ देखो रेट, ये तो CBSE हमेशा हम क्या लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं। भले कोई भी केस आ जाओ, हमें जो है बिल ऑफ एंट्री कब लेनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज रेट का कब का लेना है, बिल ऑफ एंट्री के डेट का, ठीक है ना। यहाँ पे 68 रुपीज़ दिया हुआ है INR, तो वो हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पे IGC दिया हुआ है, इंश्योरेंस चार्जेस नॉट बेसेटेड, नॉट बेसेटेड में क्या लेते हैं 1.125%। देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना रिपीट नहीं करूँगी चीज़ें, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, एक बहुत टाइम लगा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो जल्दी जल्दी थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। FOB जो है हमारा दिया हुआ है ये, इसमें हम ऐड कर देंगे डिज़ाइन का, डेवलपमेंट का, लोकल कमीशन का, दोनों को। तो हमारे पास ये आ गया। और हमें क्या चीज़ दी हुई थी, सेलिंग कमीशन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, फ्लाइट चार्जेस हमें वो बाद में करना है, ये हाँ यही दिया हुआ थी, वो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। वो बाइंग का होता है ना कमीशन, वो हमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए वो हमने मेरा वो एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये दी हुई है, ओके। यहाँ पे सेलिंग कमीशन है, इसलिए बाइंग होता तो हम बाइंग का एक्सक्लूड कर देते, वो ऐड नहीं करते। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास एडजस्टेड FOB आ चुका है, ठीक है ना इसका। एंड इसके ऊपर हम लगाएंगे 20% का। अगर हमने यहाँ पे एज्यूम किया एयर का, अगर हम एज्यूम नहीं करते तो हम क्या करते हैं, इसका जो है एक्चुअल जो होता है ना वो ले लेते हैं। एज्यूम किया हमने एयर से ले रहे हैं, इसलिए जो हमने FOB निकालेंगे 20%, इसका 20% वो आता है ये, और हमारा जो एक्चुअल दिया हुआ है वो, इन दोनों में से जो हायर होता है ना वो, फिर हायर नहीं, लेस, हमेशा याद रखना वो लेस का चीज़ है, जब लेस होता है ना वो ले लेते हैं एज ए फ्लाइट, ठीक है। वेट, ऐसा करती हूँ मैं आपको एक तो सॉल्व करके दिखाती हूँ इसका, ठीक है। तो देखो हमारा FOB क्या है यहाँ पे, ये फ्लाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, 7500, एक्चुअल 7500 है। तो लेट्स गो एंड कैलकुलेट व्हाट इज़ द 20% ऑफ 20,860, ठीक है। 20,860, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं, 20% निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया 4,172, और हमें जो एक्चुअल कितना दिया हुआ था 7,200 दिया हुआ था, राइट, वही दिया हुआ था ना। तो इन दोनों में से लेस कौन सा है, 4,172। तो अब हम पे ये अगर ये लेस होता ना तो हम ये लेते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4,172 लेना है। देखो यहाँ पे ले लिया वो, और यहाँ पे इंश्योरेंस जो है 1.125% लेना है इसका। ये हमारा CIF आ गया। यहाँ पे जो है एसेसेबल वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वो जो भी वो दिया हुआ है ना एक्सचेंज रेट कितना दिया हुआ है 68 रुपीज़ है, 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ गया INR के अंदर। देन बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है कितना % दिया हुआ है बेसिक कस्टम ड्यूटी, अच्छा इन दोनों में से हमें निकालना था 18 या फिर 20%, तो हमने यहाँ पे 20% लिया था, जो लेटर रेट होता है वो। यहाँ पे हमने 20% ले लिया इसका, फिर इसका हमने ले लिया 10%, और ये हमारा एसेसेबल वैल्यू आगे, इसमें हम IGST लगाएंगे 18% का, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे। तो देखो हमें ना ये क्यों ऐड करना होता है हमेशा, क्योंकि जो है ताकि हम IGST निकाल सकें। IGST पूरे टोटल पे लगता है ना, इसीलिए। अदरवाइज़ जो है हम नहीं पूरा टोटल नहीं निकालते, इसको ऐड नहीं करते, हमारी जो वैल्यू होती है ना उसको। तो अब यहाँ पे ये आएगा 18%, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया टोटल इम्पोर्ट ड्यूटी का पूछा था, वही बताएंगे, वैसे इधर नीचे लिखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ भी समझ में ना आए ना, मुझे एक बार ज़रूर कमेंट में बता देना कि ये चीज़ क्या आई, कैसे आई, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। गुड्स फॉर विथ एसेसेबल वैल्यू जो है ऑफ 50 लाख रुपीज़ वो है। यहाँ पे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग सेफ का ड्यूटी 20% का है, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% का है, और IGST 18% का है। तो हमें क्या निकालना है, कस्टम ड्यूटी पेएबल जो है वो निकालनी है। तो 50 लाख का हमारा ये आ गया, 10% कस्टम ड्यूटी, 10% सरचार्ज, ये इसका SWS, सेफ का ड्यूटी 20% का 10 लाख रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। ये कैसे आया, 20% जो है इंक्लूडिंग था उसके अंदर, तो इसका हम 20% निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो 5 लाख रुपीज़ आते हैं। 50 लाख का 10% होता है तो 5 लाख रुपीज़ है, 20% होता है 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ आ गया ये। IGST लगाना है हमें 18% का, ये लगा दिया तो हमारे पास ये आ गया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, चारों को,
हमारे पास आगे टोटल इम्पोर्ट ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कौन सा है अभी? कस्टम्स चल रहा है अभी तो। आएगा बैगेज में तो ज़्यादा वो है नहीं कैलकुलेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिस्टर राम इंडियन एंटरप्रेन्योर, ये गया है, देखो इसमें क्या हुआ है कि ये बैगेज का ही है, मतलब वो कस्टम का खत्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, कस्टम का इतना ही था, कस्टम का कंप्लीट हो चुका है, बैगेज का आ चुका है। बैगेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है, एक पर्सन है, ठीक है ना। वो वहाँ पे जो है कब गया था, 1 अप्रैल 2025 में। वापस कब आया, 30 अप्रैल 34, मतलब मोर देन 1 ईयर वहाँ पे रह के आया। बट इसकी वाइफ कब आई थी वहाँ पे, 1 दिसंबर में, ठीक है ना। तो वो वापस आ गई थी जल्दी। वो कितने मंथ वहाँ पे रह के आई है, 12 और 3 मंथ्स, वो और 4 मंथ, 4 और 5 मंथ वो रह के आई है, ठीक है ना। तो वो लेस देन 1 ईयर है, ये लेस देन 1 ईयर है ना। तो जो है अगर मोर देन 1 ईयर होता तो उसमें एग्जाम मिल जाता, अगर लेस देन 1 ईयर रहता एग्जाम नहीं होते। तो जो है पर्सनल इफेक्ट है 95,000 का, यूज जो इफेक्ट है तो वो हमें एग्जाम हो जाएगा। म्यूजिक सिस्टम में 54 का ये 1000 का। ज्वेलरी उसने लिए, देखो हस्बैंड ने कितने का लिया, 44,000 का, वाइफ ने कितने का लिया, 25,000 का। वैसे तो ये 50,000 और 1 लाख के विद इन लिमिट में ही है, ठीक है ना। 1 लाख के लिमिट में, 1 लाख इसके लिए वुमेंस के लिए, और 50,000 किसका है हमारा, उसका मेन के लिए, ठीक है ना, ज्वेलरी के केस में। तो लिमिट के अंदर ही है, तो वैसे एग्जाम होना चाहिए। लेकिन मैन वाले का एग्जाम होगा, वुमेन वाला का नहीं होगा, क्योंकि वो जो है लेस देन 1 ईयर रह के आई है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हमें लिखनी है। इन केस ऑफ पैसेंजर अदर देन टूरिस्ट देयर इज नो कस्टम ड्यूटी ऑन पर्सनल यूज इफेक्ट पे कोई ड्यूटी नहीं होगा। और जनरल फील अलाउंस कितने का है, 50,000 का जनरल फील अलाउंस प्लस पैसेंजर। ये ड्यूटी लाइबल इज नील होगी उनकी ड्यूटी। एंड एडिशनल ड्यूटी फ्री अलाउंस ज्वेलरी अलाउंस इज एप्लीकेबल ऑन नॉन टूरिस्ट पैसेंजर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु स्टेड अब्रॉड एक्सीडिंग 1 ईयर। एडिशनल ज्वेलरी अलाउंस इज एज फॉलोज 50,000 का जेंटलमैन पैसेंजर, एंड जो है लेडीज़ का लेडी पैसेंजर का 1 लाख रुपीज़। किसका ये लिमिट बता रहा है तुम्हें कि जो है ज्वेलरी का कितना होता है, ठीक है, लिमिट। फिर वाइफ इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल ज्वेलरी अलाउंसेस। अच्छा, वाइफ पे है जो है कोई लेस देन 1 ईयर। ओ शट, आई टोल्ड यू, थोड़ा सा अपोजिट बोल दिया कि अगर लेस देन 1 ईयर है तो आपको जो है पे नहीं करना है, अगर मोर देन 1 ईयर है तो आपको पे करना है। दस शी हैज़ टू पे कस्टम ड्यूटी। एडिशनल अलाउंस जो है आपको नहीं मिलेगा, मुझको बोल रही है। वो जो है 50,000 का जो है ले सकती है ये GF है, बट वो नहीं ले सकती है, बट उसको जो है वो देना पड़ता है। 25,000 का था उसका वाइफ का GF है, शी इज एलिजिबल फॉर GF है। समझ में आया ना। अगर लेस देन 1 ईयर है ना तो आपको जो है एडिशनल जो अलाउंसेस है ना वो नहीं मिलता है, ठीक है। मोर देन 1 ईयर तो मिलता है। ये हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक। चलो, बैगेज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी का ड्रॉबैक आ गया नेक्स्ट। ड्रॉबैक में क्या होता है, अगर तुम 3 मंथ्स तक पीरियड ऑफ यूज़, अगर 3 मंथ्स तक यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा 95% का ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है ना। देखो मैं आपको पूरा बताती हूँ क्या होता है इसमें। ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजंस एनेबल रिफंड मिलता है उनको इम्पोर्ट ड्यूटीज पे पेड ऑन इम्पोर्ट विच आर नॉट मेंट फॉर, विच आर मेंट फॉर, मतलब हम इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, री एक्सपोर्टेशन। ये इंडिया है, इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यूज़ करके कर रहे हैं और बिना यूज़ करके कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, इम्पोर्ट विच आर प्रोसेस एंड यूज मैन्युफैक्चर और फाइनल गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, मतलब जिसको हम इम्पोर्ट किया है उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, इन 2 केसेस में जो है मिलता है, रिफंड मिलता है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का। नॉट ओनली टू द री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड बट ऑल्सो टू द ऑन इम्पोर्ट ऑफ मटीरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड। दीज गुड्स शुड बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 18 मंथ्स, मतलब 18 मंथ्स के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो अगर तुम जो है यहाँ पे लिखा होगा 98% का, अगर तुम जो है पुट टू यूज़ नहीं कर रहे हो, आर नॉट पुट टू यूज़ आफ्टर इम्पोर्ट, 98% का तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। बट अगर तुम पुट टू यूज़ करते हो तो वो मंथ ऑफ पे डिपेंड करता है, आपने कितने मंथ के बाद में जो है आपने उसको एक्सपोर्ट किया है, या कितने मंथ्स ऑफ पीरियड ऑफ यूज़, कितने मंथ्स तक जो है आपने इसको यूज़ किया है, ठीक है ना। अगर आपने 3 मंथ्स तक किया है 95%, 3 to 6 मंथ में किया है 85%। ऐसे करते करते देखो 3 का टेबल दिख रहा है, राइट।
इसको याद करने का अगर मैं बताऊँ तो ट्री का टेबल है यहाँ पे, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है ना, 18 के ऊपर नील लग जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि पहले तो फर्स्ट वाले में तुम्हें जो 10% का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद 10% का और कम हो रहा है, फिर 5% लग रहा है, 5, 5, 5, मतलब 5% कम हो रहा है, ठीक है ना। याद करने के लिए है ऐसे। अगर वो देखो, अगर इसमें जो है मोटर व्हीकल की बात हो रही है तो उसको होता है यूज़ पर क्वार्टर ड्यूरिंग, तो ये पर क्वार्टर के बेसिस पे हमको मिलता है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना रिडक्शन का, 4%, 3%, 2.5, 2%, ठीक है। ये बड़ा इजी है याद रखना। इसके ऊपर जो है एमसी के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं लास्ट में, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ नहीं दिया। लेट्स सी, फटाफट देखते हैं, 30 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। रिफंड भी आ गया, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है यहाँ पे कोई। एमसीक्यू दिया हुआ है, वो मुझे पता है, लास्ट में दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ख़त्म हो चुका चैप्टर, मतलब इसमें दिया हुआ ही नहीं है इसका ड्यूटी ड्रॉबैक का। एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। तो डैश चार्जेस आर लेविड बाई पोर्ट अथॉरिटीज़ इफ़ गुड्स आर नॉट क्लियर्ड विद इन 3 days ऑफ अनलोडिंग। देखो, चार्जेस आर लेविड बाई पोर्ट अथॉरिटीज़, अगर गुड्स को क्लियर नहीं किया तुमने 3 days के अंदर अंदर ऑफ अनलोडिंग। तो अच्छा, हाँ देखो, हम जो है क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमको ना वेयर हाउस मिलता है वहाँ पे उसको रखने के लिए, सामान को रखने के लिए। तो हमें जो है 3 days के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, अनलोड करना पड़ता है। अगर तुम अनलोड नहीं करते ना तो आपको पास उसके ऊपर ना डेमोरेज चार्जेस लगता है, डेमोरेज चार्जेस, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। वेयर हाउस में रखने का चार्जेस तो देना ही है, साथ में अगर तुम डिले करते हो अनलोड करने में, मतलब आपको वहाँ से निकालने में, तो उसमें आपको डेमोरेज चार्जेस देना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, उसको डेमोरेज चार्जेस बोलते हैं। तो इसमें वही पूछा कि उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डेमोरेज चार्जेस, डेमोरेज चार्जेस, ठीक है ना। फिर सेक्शन ये 171 और 127 किस में डील करता है, तो ये हमारा कॉन्फिस्केशन वाला है। फिर वेयर हाउसेस अलाउ गुड्स टू बी स्टोर्ड एंड डेफरमेंट ऑफ ड्यूटी, द गुड्स आर टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द वेयर हाउस सब्जेक्ट टू, देखो, अलाउ गुड्स टू बी स्टोर्ड एंड डेफरमेंट, तो मैं अलाउ करता है स्टोर करने के लिए, डेफरमेंट करने के लिए गुड्स का, ठीक है ना। गुड्स आर टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द वेयर हाउस सब्जेक्ट टू, हमें ड्यू लाइक ये हमें जो है इसको क्या करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें असेसमेंट कराना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, क्लियरेंस करना पड़ता है। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड का डी, ऑल ऑफ द अबव। हमें जो है तीनों की तीनों चीज़ें करानी पड़ती है, असेसमेंट होता है हमारे गुड्स का, हमें पेमेंट करना पड़ता है, फिर क्लियरेंस होता है, ठीक है। फिर डैश इन द वेसल आफ्टर रीचिंग द इंटरमीडिएट पोर्ट ट्रांसफर द गुड्स। ये बोल रहा है कि अगर जो है तुम क्या कर रहे हो, देखो ये वेसल है, इसमें सामान आया, अब इसको वापस बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो सेम व्हीकल में वापस जा रहा है, वेसल में, व्हीकल नहीं वेसल में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसिट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसिट बोलते हैं। और वही अगर उसको यहाँ पे आने के बाद दूसरे कोई लाइक दूसरे अगर वेसल में डालते हैं, मान लो वेसल 1 ही है, ठीक है, वेसल 1 और ये वेसल 2 है, दूसरे वेसल में डाल के हम फिर जो है आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जो है उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर तुम जो है अनदर वेसल में, यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है अनदर वेसल में अगर तुम जो है लाइक ट्रांसफ़र करते हो गुड्स को, फिर उसको जो है आगे एक्सपोर्ट करते हो डेस्टिनेशन पोर्ट पे, तो उस केस में जो है क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, बी। आईजीएम किसके लिए स्टैंड करता है, तो आईजीएम से क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्चर। बस इतना ही, फिर आगे ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अगर थियोरी के लिए अगर तुम करना चाहते हो तो ये तुम प्रिपेयर कर सकते हो। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसका भी आया हुआ है। ओके, वी कैन सी इन अवर दैट क्या कहते हैं, स्कैनर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अप टू 3 months है तब कितना देना पड़ेगा, नील होता है, राइट। फिर जो नहीं, अप टू 3 months है ना, 3 months नील होता है। फिर मोर देन 18 months है तो हमें जो है कितना जो है ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट होगा। और मोर देन 9 months टू ये 18 months से अबोव है तो हमें देना ही हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। ये है तो हमें जो है 98% मिलता है। और इस केस में जो है हमें वो देखना है कि 9 months से 12 months के बीच में कितना होता है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे फटाफट बताऊँ या नहीं बताऊँ, रहने देती हूँ ना, आप देख लेना उस टेबल में, ठीक है ना। यहाँ पे जो है 75% कुछ लग रहा है, 75% कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कस्टम्स चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया मुझे तो कमेंट बताना, मुझे रेकमेंड मतलब मुझे सजेशन ज़रूर देना कैसे क्या वीडियोस होने चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए।
एंड कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज मॉडल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं मॉडल के क्वेश्चन में, मॉडल के जो है क्वेश्चन में से, तो इसीलिए सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।